हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में। कैपिटल गेन का ये सेशन जो मैं आपके साथ लेने वाला हूं, आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है मैंने पिछली क्लास में बताया था। पता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि मैं आपके साथ क्या क्या करने वाला हूं डिस्कस। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चंस। पहले तो कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं आपके साथ कैपिटल गेन के केसेस कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में कैपिटल गेन के केसेस और क्वेश्चंस होने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक और अमेंडमेंट की चर्चा करूंगा, तब मैं आपको ये क्वेश्चन करा पाऊंगा। आओ दोस्तों, एक अमेंडमेंट पे डिस्कशन करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो अमेंडमेंट आई है वो मैंने आपके साथ चर्चा की थी। याद आ रहा है कि नहीं? अब एक और बात पढ़ लेते हैं। कैपिटल गेन के लिए टैक्स निकालने के लिए क्या आपको ध्यान रखना है, क्या आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने आपको यह तो बता ही दिया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई के बाद से इंडेक्सेशन नहीं होती। अगर ट्रांसफर 23 जुलाई के बाद हो तो इंडेक्सेशन नहीं होगी, और अगर 23 जुलाई से पहले हो तो इंडेक्सेशन होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया था, मेरे को याद आ गया कैपिटल गेन के फॉर्मेट में। मैं आपको इसी क्लास के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर टैक्स रेट्स के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं, सो दैट हमारा अमेंडमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। फिर मैं आपके साथ वो क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आओ पहले लिखते हैं टैक्स रेट्स और इसकी अमेंडमेंट। तो दोस्तों, टैक्स रेट्स की अगर बात करें, जो इसमें बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बड़े ही ध्यान से सुनना। टैक्स रेट्स देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 111A, यानी मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, जिसमें हम बात करते हैं सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट on which STT has been paid. STT have been paid. बच्चों, अगर आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स में, जिसपे एसटीडी बिजनेस ट्रस्ट समझते हैं ना, कि कोई कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, कोई मतलब बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया जो आगे 51% होल्डिंग दूसरी कंपनी में ले लेती है, और उसमें जो रिटर्न आता है वो आपको रिटर्न दिया जाता है बिजनेस ट्रस्ट के रूप में। उसमें म्यूचुअल फंड्स की तरह है बिल्कुल, बट म्यूचुअल फंड्स में तो अलग अलग कंपनीज में ना, यहां पे बिजनेस ट्रस्ट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। बच्चों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या हुआ करता था कि इनको बेचने पर 111 सेक्शन के अंदर, अगर मैं बात करूं 23 जुलाई से पहले, इफ ट्रांसफर takes place before 23rd July, before 23rd July 2024, ऐसे केस में इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का टैक्स लगता है, फ्लैट। ये लगता था मतलब अभी तक, और अभी भी हम जो क्वेश्चन करेंगे, अगर ये केस होगा तो ध्यान रखना 15% टैक्स लगेगा। इफ ट्रांसफर takes place on or after 23rd July 2024, तो बच्चों अब से इसके ऊपर टैक्स का रेट कितना कर दिया सरकार ने? 20%। तो आपको देखना क्या है कि 23rd जुलाई के बाद बेचा है या 23rd जुलाई से पहले बेचा है। यह बात सबको क्लियर है कि नहीं? यह बात सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये तो हो गया 111A, जिसमें आपको 23 जुलाई के बाद वाली बात ध्यान रखनी है।
इज दैट क्लियर? इसके अलावा आपको क्या और ध्यान देना है? बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सर अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तो पता ही है स्लैब रेट लगते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं उन पे क्या लगते हैं? अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उन पे क्या लगता है? स्लैब रेट्स आर एप्लीकेबल, है ना? स्लैब रेट्स आर एप्लीकेबल, ये बात तो हमें पता है सर, ये बात तो आपको पहले से ही पता थी। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें बात करें तो आपको याद रखना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सेक्शन नंबर 112 ए, पहले तो 112 ए किसके ऊपर है? यही सेम, ऑन listed equity shares, on transfer of listed equity shares, on transfer of listed equity shares, या फिर units of equity oriented mutual funds, या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ऑन विच एसटीडी हैज बीन पेड। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड। अगर तो ये सिनारियो, इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। क्या होता है इसमें आपको? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लिखना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग रुपीज 1,25,000 इज टैक्सेबल, इसके अंदर लिखें इफ ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 24, तो इसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स का रेट पहले 10% हुआ करता था। अब ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, अब से इसके ऊपर कितना लग गया? 12.5%। आपने मेरी अमेंडमेंट क्लास देखी होगी, मैंने उसमें बड़ी आराम से बताया है। 23 जुलाई 2024 के बाद से इसके ऊपर कितना लगता है? 12.5%। इज दैट क्लियर? तो याद रहे 1,25,000 की लिमिट है, पहले ये 1 लाख हुआ करती थी, अब ये 1,25,000 है। तो मतलब मान लो अगर मेरा कैपिटल गेन 2 लाख रुपए है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें से 1,25,000 हटा दो तो कितना बचा? 75। उस 75,000 रुपीज पर आपको अगर 23 जुलाई से पहले बिका है तो 10% लगेगा, और अगर 23 जुलाई के बाद बिका है तो 12.5% लगेगा। इज दैट क्लियर? या तो 10 या फिर 12.5। डन एवरीवन? डन एवरीवन? एक तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए, सिंपल है। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 112 ए नहीं है, नॉर्मल है, ऑन अदर एसेट्स, और उसमें कवर होता है बच्चों सेक्शन नंबर 112। और इसके अंदर क्या बताया जाता है? पता है इसके अंदर क्या बताया जाता है? कह रहे अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, कौन से शेयर्स? अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स या फिर और अदर सिक्योरिटीज
ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंपनी। अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स या फिर अदर सिक्योरिटीज ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी आपने ट्रांसफर किए हैं, हम बात कर रहे हैं 23 जुलाई 2024 से पहले, तो इसी केस में 23 जुलाई 2024 से पहले अगर हम बात करें तो पहले जो रूल था वो ये था कि उसके ऊपर अगर कोई नॉन रेजिडेंट की बात हो, किसकी बात हो? नॉन रेजिडेंट ने बेचा है, नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट, या फिर कोई फॉरेन कंपनी ने सेल आउट किया है, तो ऐसे केस में टैक्स का रेट कितना लगेगा? 10% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। विदाउट इंडेक्सेशन। और अगर अदर एसएससी की बात करें, इसके अलावा कोई और एसएससी हो, तो इस पे लगेगा 20% विद इंडेक्सेशन, जो कि पुराना रेट है, जो कि पुराना रेट है। हम बात कर रहे हैं ये बिफोर 23 जुलाई, बिफोर 23 जुलाई। ये जो पॉइंट चल रहा है ये बिफोर 23 जुलाई के लिए चल रहा है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स किसी प्राइवेटली हेल्ड कंपनी की आपने बेचे, आप एक फॉरेन कंपनी हो या फिर कोई नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट हो, तो ऐसे केस में टैक्स का रेट 10% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन नहीं होगा। अदर एसएससी के केस में यही केस 20% विद इंडेक्सेशन। इज दैट क्लियर? अगर मैं 23 जुलाई की पहले की बात ही कर रहा हूं, उसी केस में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात की जाए, और अदर सिक्योरिटीज, और जीरो कूपन बॉन्ड्स, अगर मैंने इनको बेचा है, ठीक है, इनको बेचा लिस्टेड को इक्विटी शेयर्स, तो ऐसे केस में 23 जुलाई से पहले दो ऑप्शन थे, या तो आप 10% विदाउट इंडेक्सेशन दे दो, ऑप्शन, या तो आप ये पे कर दो, या फिर आप 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट ले लो। जो भी आपको टैक्स कम देना पड़े वो आप कर सकते थे। ये बात पहले कही जाती थी 23 जुलाई से पहले। हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं सब कुछ बिफोर 23 जुलाई। इसी बिफोर 23 जुलाई में अदर एसेट्स के लिए अगर मैं बात करूं, इनके अलावा कुछ भी एसेट्स हो, इनके अलावा कोई भी अदर एसेट हो, अदर एसेट्स मतलब उनको छोड़ के, कौन से? 112A वाले को छोड़ के, तो अदर एसेट्स पर एक ही टैक्स रेट लगता था 20% विद इंडेक्सेशन। तो पहले इंडेक्सेशन की बड़ी अहमियत थी, आपने देखा होगा जगह जगह पे इंडेक्सेशन की बात की गई है। बट दोस्तों आफ्टर 23 जुलाई क्या हो गया? ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 यहां पर क्या हो गया? यहां पे अमेंडमेंट आई और कहा गया कि अगर लैंड या बिल्डिंग या दोनों, इफ एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई 2024, अगर 23 जुलाई 2024 से पहले, क्योंकि तुम्हें अमेंडमेंट का पता नहीं था, उससे पहले अगर खरीदा है, तो ऐसे केस में हम अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं, इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं जो कि रेजिडेंट हैं, तो ऐसे केस में 12.5%, कितना? 12.5% टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन।
या फिर 20% विद इंडेक्सेशन। मतलब अगर ये 23 जुलाई से पहले खरीदा गया और अब हम लोग 23 जुलाई के बाद ऑब्वियसली बेच रहे हैं, तो ऐसे केस में इंडिविजुअल एचयूएफ के रेजिडेंट्स के केस में गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया कि इंडेक्सेशन वाला आपने बेनिफिट लेना है तो ले लो, लोगे तो 20% टैक्स लोगे जो कि पहले चल रहा, और अगर नहीं लोगे तो 12.5% टैक्स है, क्योंकि अब तो 10, 12, 12.5 हो गए, पहले 10 हुआ करता। इंडेक्सेशन बेनिफिट अगर आप ले लेते हो, हम लोग इंडिविजुअल एचयूएफ की बात कर रहे हैं, अदर एसएससीज की बात करें तो इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन सा वाला? इंडेक्सेशन वाला। ऐसे केस में इनको टैक्स कितना देना है? एक ही टैक्स रेट है 12%, 0.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तो यह बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि वो जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ किनको मिल रहा है? इंडिविजुअल एचयूएफ जो कि रेजिडेंट है। बच्चों, अगर लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदी है 23 जुलाई 2024 के बाद है, इफ लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, या फिर मैं बात करूं और अदर एसेट्स अदर देन 112 ए, उसके अलावा कोई भी एसेट्स हो, लैंड बिल्डिंग को छोड़ दो, पहले लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही थी, अदर एसेट्स, इनके लिए दोस्तों 23 जुलाई 2024 के बाद से इंडेक्सेशन हट गई है, कोई इंडेक्सेशन नहीं है, तो सिर्फ एक ही रेट है, वो है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। क्या यह बात क्लियर है? विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये याद रखना है आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो 23 जुलाई 2024 के बाद क्या हुआ, लैंड बिल्डिंग कब खरीदी है उस पर डिपेंड करता है। अगर पहले खरीदी है तो हम इंडिविजुअल रेजिडेंट्स को बेनिफिट दे देंगे, बट उसके बाद, और इनफैक्ट इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा तो किसी को बेनिफिट दे भी नहीं रहे, बाकियों को सबको 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन, और अदर एसेट्स में भी विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% का टैक्स लगेगा। समझ में आया कि नहीं? आओ दोस्तों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर है 4। अच्छा, तो आप एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। ये देखो 23 जुलाई से रिलेटेड ये पॉइंट है। तो आओ एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये मेरी बुक का ही है, और आपको मेरा बुक जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बच्चों, आपके पास ये प्रॉपर्टी है जो कि देव ने खरीदी है 1998 में 11 लाख की। उसने 1,25,000 स्पेंड किए हैं एक साथ 2,000 को इंप्रूवमेंट पे। तो बच्चों, इसको आपको पता है 2001 से पहले है तो इग्नोर करना होता है। A further amount of 1,50,000 was spent by him on 15/11/2005 on improvement of the house. Dev gifted the said property to his son K on 12 October 2008. K also spent the following amount improvement. ये सब improvement करी। Expenses on transfer of 2% of the sale consideration, compute capital gain, और fair market value दे दी 1/4/2001 पर। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में आपको जो डेटा दिया है, इंप्रूवमेंट्स दिए हैं, जो कि एक तो 1/4/2001 से पहले है, इसको तो आप क्या करोगे? इग्नोर। 1/4/2001 के बाद आपने कुछ इंप्रूवमेंट ये वाली करी है, ये कंसिडर करेंगे। फिर इसके बाद देव ने वो प्रॉपर्टी बेटे को दे दी, बेटे ने आगे ये इंप्रूवमेंट करी है। फिर के ने वो प्रॉपर्टी 95 लाख के बेच दी, और 2% उसके ऊपर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। कंप्यूट कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, और 1/4/2001 में इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 13 लाख, और आपने देखा कब बेची है? 30/11/2024। तो आया प्रॉब्लम, क्योंकि 23 जुलाई के बाद अमेंडमेंट आ गई थी, तो हमें ध्यान रखना होगा। सेल कंसिडरेशन 95 लाख की उठाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखो, दोनों मैंने ना 2 ऑप्शंस लिख दिए, एक विद इंडेक्सेशन और एक है विदाउट इंडेक्सेशन। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि ऑप्शन है ना, आप चाहो तो आप विदाउट में भी चल सकते हो। तो ऐसे केस में सेल कंसिडरेशन आप लोगों ने उठानी है, 95 लाख की दी हुई है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या उठाओगे? अगर मैं इंडेक्सेशन की बात करूं, इंडेक्सेशन लेना चाहता हूं, तो 11 और 13 विच एवर इज हायर। 13 के बाद 363, जो कि 2000 ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स है। ईयर ऑफ ट्रांसफर है 2023-24-25,
तो उस ईयर में 363 का इंडेक्स है और डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया। इधर बात करें तो 11 और 13 विच एवर इज हायर, तो 13 लाख ले लेंगे। इंप्रूवमेंट की बात करें तो इंप्रूवमेंट में 1/4/2001 से पहले में इग्नोर करना है, तो यहां पर भी नील और यहां पर भी नील। जो बाद में इंप्रूवमेंट्स की गई हैं ये तीनों कंसिडर करेंगे। 1.5 लाख, 1.5 लाख 40,000 अगर मैं इंडेक्सेशन ना लूं तो, और अगर इंडेक्सेशन ले लूं तो ये आपके सामने, ठीक है, ये मैंने कर दिया। आपको पता है इंडेक्सेशन के हिसाब से कैसे करते हैं। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 95 लाख का 2% विच इज 190 ईच, और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके सामने। फिर आपको टैक्स रेट देखना है और आपको फिर बताना है कि आपको इंडेक्सेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आपको मेरे हिसाब से तो इंडेक्सेशन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इंडेक्सेशन लेते हो तो आपको इतना टैक्स देना है, और इंडेक्सेशन नहीं लेते हो तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया निर्मला मैडम की चाल? ये है निर्मला मैडम की चाल, ठीक है। इतना रुपए का डिफरेंस जो है एक्स्ट्रा टैक्स आपसे अब सरकार आगे से लेगी। समझ में आया? तो ये फोर्थ क्वेश्चन था जो मैंने आपको दोनों वे से करके दिखा दिया। आओ थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मैं आपको अब बोनस शेयर्स के ऊपर एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं। बोनस शेयर्स पे अगर हम बात करें तो आपके पास इस क्वेश्चन में 1000 ओरिजिनल शेयर्स है, 500 बोनस शेयर्स 1 है, 750 बोनस शेयर्स 2 है, 1125 बोनस शेयर्स 3 है। ऑन 30 सितंबर 2024 देव ने सारे शेयर्स बेच दिए 3000 रुपीज पर शेयर पे। फाइंड आउट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। तो बताओ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? हमें जब भी, मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपको क्या करना चाहिए, ओरिजिनल शेयर्स के लिए अलग करो और जितने भी बोनस शेयर्स है ना उनके लिए ट्रीटमेंट अलग करो। बोनस 1, बोनस 2 और बोनस 3। अच्छा, आपको याद है सेल बोनस शेयर्स में क्या करना है? 1/4/2001 से पहले है तो फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट उठा लेंगे, और 1/4/2001 के बाद है तो फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट नहीं उठाएंगे, तो नील ही होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट यहां पर बात करें ओरिजिनल शेयर्स की, तो यहां पर ओरिजिनल शेयर्स जो हैं वो आपके पास 1000 थे, और ये 1000 ओरिजिनल शेयर्स आपने अगर बेच दिए 3000 रुपए प्रति शेयर तो 30 लाख रुपए हो जाते। आपके पास बोनस शेयर्स 1 जो था वो 500 थे और आपने वो 3000 के हिसाब से बेच दिए तो 15 लाख रुपए हो जाते। 2 की बात करें तो 750 बोनस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3000, ये बना 2250। थर्ड की बात करें तो 1125 बोनस शेयर्स हैं 3000 के हिसाब से 3375। इसमें से माइनस करेंगे अगर मैं चलूं कौन से तरीकों से, क्योंकि ये बोनस, ये सारे शेयर्स इसने 23 जुलाई के बाद बेचे हैं। तो देखो 23 जुलाई के बाद बेचे। अच्छा, लिस्टेड तो नहीं है, कहीं पे भी क्वेश्चन में लिस्टेड के बारे में नहीं बोला गया, क्योंकि अगर लिस्टेड शेयर्स है, एसटीडी पेड वाली बातें लिखी होती तो हम इसके ऊपर 112 ये लगा देते, बट 112 है तो नहीं लगाएंगे, नॉर्मल केस लगाएंगे। और नॉर्मल केस में क्या करना है? इंडेक्सेशन बेनिफिट तो है ही नहीं, ऑप्शन वाली बात तो है ही नहीं अगर मैं 23 जुलाई के बाद बेचूं तो, ठीक है। तो सिंपली इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनमें से क्या कर देनी है? माइनस, क्योंकि 23 जुलाई के बाद बेच रहा हूं। तो बच्चों अगर मैं 23 जुलाई के बाद बेच रहा हूं, ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें तो वो बनेगी पूरे 1 लाख रुपए, और क्योंकि ये 1/4/2001 से पहले खरीदे गए हैं तब उसकी कॉस्ट होती थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी 8 रुपए, तो 8000 रुपए बनेगी, विच एवर इज हायर 1 लाख। तो यहां पर तो हम लोग पूरे के पूरे 1 लाख रुपए माइनस करेंगे। मैं आप बता रहा हूं 23 जुलाई के बाद की अमेंडमेंट है ना, तो अभी आपके सामने क्वेश्चन में 23 जुलाई के बाद है, तो ऐसे करेंगे, समझ गए बात? अच्छा, फिर इसके बाद आपको बोनस शेयर्स दिए गए 1/4/2001 से पहले वाले, तो उसमें तो फेयर मार्केट वैल्यू लेना है 500 × 8 4000, तो यहां माइनस करेंगे 4000 बोनस के लिए, बोनस 1 के लिए। और जो बोनस शेयर्स 2 और 3 है ना उसमें तो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन नील ही आएगी। क्यों? क्योंकि बोनस शेयर्स जो 2 और 3 है वो 1/4/2001 के बाद इशू हुए। तो ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहां पे आएगा 29 लाख, यहां आएगा 14,96,000, यहां पे लगेगा 22,50,000, और ये आएगा 3375 एज इट इज। सर अगर मान के चलो, एज्यूमिंग सच शेयर्स हैज बीन ट्रांसफर्ड बिफोर 23 जुलाई, तब क्या करते? अगर 23 जुलाई से पहले बेचे होते तो क्या होता मेरा आंसर? तो बेटा सेल कंसिडरेशन तो सेम होती, 30 लाख, 15 लाख, 2250, 3375।
माइनस कर देंगे इसमें से उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की इंडेक्सेशन। तो 1 लाख रुपए इनकी कॉस्ट है, उसकी इंडेक्सेशन कर देते हैं हम, और वो आ जाता 363 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी इक्वल टू 3,63,000। ये माइनस हो जाता। और इस केस में भी हम इंडेक्सेशन कर देते बोनस शेयर्स 1/4/2001 से पहले 500 इंटू 8 यानी 4,000 रुपए। 4,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी इक्वल टू 14,520। और यहां पे नील आता और यहां पर भी नील आता। तो इस केस में मेरा आंसर ये होता 30 लाख रुपीस माइनस 363 विच इज इक्वल टू 26,37,000। यहां पे हो जाता 15 लाख रुपए माइनस 14,520 विच इज इक्वल टू 14,85,480। ये हो रहा है 2250 और ये हो रहा है 33,75,000। समझ में आया कि नहीं? ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता। इज दैट क्लियर? ये मैंने आपको 23 जुलाई के बाद वाली अमेंडमेंट वाले बारे में क्वेश्चन करा के दिखा दिया, और उससे पहले होता तो भी क्या होता वही मैंने बता दिया। चलो ये तो अच्छा हो गया। सर राइट शेयर्स में क्या है? राइट शेयर्स में तो मैंने आपको सिंपली, राइट शेयर्स में कोई ऐसा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दिया, और आप लोग तो वैसे भी फास्ट ट्रैक क्लास ले रहे। बच्चों मैं आपको करवाना चाहता हूं एडवांस मनी के ऊपर कुछ। नाउ एडवांस मनी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडवांस मनी के ऊपर क्वेश्चन, ये मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर है 19। एक्स परचेज अ हाउस ऑन सितंबर 18, 2009 फॉर 11 lakhs। 4 अप्रैल 2011 को ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल द हाउस टू ए फॉर 26,50,000 आफ्टर रिसीविंग एडवांस ऑफ 50,000। एडवांस 50,000 रुपए का रिसीव कर लिया था। ओके, ऑन ए's फेलियर टू पे द बैलेंस विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 45 days, एक्स फोरफिटेड द एडवांस मनी। एक्स ने फोरफिट कर लिया एडवांस मनी 2650। कितना रुपए का? 50,000 रुपए। बट एक्स की डेथ हो गई 12 अक्टूबर 2013 को। अब देखो 1/4/14 से पहले एडवांस मनी अगर जब्त किए जाए और वो भी प्रीवियस ओनर ने जब्त कर लिया तो उसको इग्नोर करना होता है, इग्नोर करना होता है, तो उसको इग्नोर करना है। एंड मिसेज एक्स विल गॉट द प्रॉपर्टी एज पर विल, उसको प्रॉपर्टी मिल गई। मिसेज एक्स ने आगे वो प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? बेच दिया। और मिसेज एक्स ने आगे प्रॉपर्टी को बेचा 13 जनवरी 2014 को। 80,000 रुपए का एडवांस मनी आया और वो भी उसने क्या कर लिया? फोरफिट कर लिया। देखा, उसने भी फोरफिट कर लिया। समझ में आया कि नहीं? आगे आ जाओ। मिसेस एक्स ने दोबारा एग्रीमेंट किया 6 अप्रैल 2015 को और 1 लाख रुपए का एडवांस मनी आया। सी कुड नॉट पे द बैलेंस कंसिडरेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 45 days। एक्स फोरफिट्स एडवांस मनी। एक्स ने एडवांस मनी फोरफिट कर लिया। मिसेस एक्स अल्टीमेटली सेल्स द प्रॉपर्टी टू वाई ऑन 26 मई 2024 फॉर 72,90,000। बच्चों 23 जुलाई 2024 से पहले, बट ना मैं आपको दोनों तरीकों से कराऊं। मैं करूंगा कि 23 जुलाई 2024 के बाद होता तो क्या होता, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बताओ अगर ऐसा है तो क्या करना है? आओ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर है 19। बच्चों इस केस में तो आपको कैपिटल गेन किसका निकालना है? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। मतलब क्वेश्चन अगर ये होता ना 23 जुलाई से पहले की बात हो रही होती तो हमें करने की जरूरत नहीं है 23 जुलाई के बाद वाला। वो तो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं कि अगर 23 जुलाई के बाद होता तो क्या करते। समझे कि नहीं? अभी जो है हम लोग निकाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिसेस एक्स। अब बच्चों इस केस में नॉर्मल अगर यही क्वेश्चन होता तो मेरी सेल कंसिडरेशन क्या होती? मिसेस एक्स की सेल कंसिडरेशन क्या होती? वो तो यही होती। कितने की बेची है? 72,90। माइनस कर दूंगा मैं इसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। क्या आपको ट्रांसफर के खर्चे दिए हुए हैं? क्या आपको ट्रांसफर के खर्चे दिए हुए हैं प्रॉपर्टी पे? नहीं, कोई ट्रांसफर के खर्चे नहीं दिए हुए तो निल। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 से पहले। इस केस में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 11 लाख रुपए की कॉस्ट आपको दी हुई है प्रीवियस ओनर की, तो वही कॉस्ट उठा लेंगे बस। मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय किस साल में प्रॉपर्टी खरीदी है? 9-10, और 9-10 का जो इंडेक्स है वो आपको दिया होगा, ये रहा 9-10 का इंडेक्स विच इज 148। तो 148 से डिवाइड कर दो।
तो बताओ कितना आया, कितना आया? 11 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 148 विच इज इक्वल टू 26,97,973। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। अब आपने आगे ये प्रॉपर्टी बेची है, ओहो गलती कर दी ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी बच्चों, इसमें तो एडवांस मनी फोरफिटेड भी है, सॉरी एडवांस मनी फोरफिटेड भी है ना। तो 1/4/14 से पहले अगर एडवांस मनी फोरफिट होता है तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या करना होता है? माइनस, वो नहीं किया। 11 लाख रुपीस ठीक है, उसमें से जो मिसेज एक्स ने 80,000 रुपए फोरफिट किए ना वो हटा दो, तो ये आएंगे 10,20,000 मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 100 नहीं, सॉरी क्या निकाला था, 100 नहीं था, 910, 910 का इंडेक्स क्या आएगा? 910 का है 148, 148 से डिवाइड कर दो, 148 से डिवाइड कर दो बच्चों, ये कितना आएगा? 10,20 मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 148 विच इज इक्वल टू 25,01,757 माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपने कोई और इंप्रूवमेंट तो इसमें है भी नहीं, सिर्फ यही है कि एक्स ने 1/4/2014, मिसेज एक्स ने 1/4/14 से पहले फोरफिट किया था 80,000 और 1/1/14 के बाद किया। जो उसने 1/4/14 के बाद किया वो तो उसको उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो बस भाई और तो कुछ है भी नहीं, तो बस यही माइनस करना था। तो माइनस करके हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। 7290 माइनस 72,90 माइनस 25,01,757 विच इज इक्वल टू 47,88,243। बच्चों ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया विद इंडेक्सेशन। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये एज्यूम करके चलूं, एज्यूमिंग वैसे तो है नहीं बट मैं कह रहा हूं मान लो ऐसा होता तो, एज्यूमिंग ट्रांसफर टुक प्लेस आफ्टर 23 जुलाई, तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? 7290, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर क्या हो जाएगा? निल, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी? 11 लाख रुपए माइनस 80,000, 10-20। वो जो बाकी का है वो तो वैसे का वैसे ही करना है, सब कुछ माइनस करने के बाद ये आ रहा है 7290 माइनस 10,20,000 विच इज इक्वल टू 62,70,000। ये आ गया, समझ में आया कि नहीं? अगर 23 जुलाई के बाद होता तो मैं ये करता। वैसे 23 जुलाई के बाद और 23 जुलाई के बाद में ये भी है और मेरे पास 4788 का ऑप्शन भी होता, क्योंकि ऑप्शन है ना इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। बोलो, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में तो ऑप्शन है 23 जुलाई के बाद बेचा पर 23 जुलाई से पहले खरीदा था, तो ऐसे केस में ऑप्शन होता है क्या कि आप चाहो तो विदाउट इंडेक्सेशन दे दो, चाहो तो विद इंडेक्सेशन दे दो। शेयर्स बाकी एसेट्स में नहीं है, सिर्फ लैंड बिल्डिंग के केस में है, तो ये लैंड बिल्डिंग का केस है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये ऑप्शन होता है कि आप वो कोई भी कैपिटल गेन दिखा दो अकॉर्डिंग टू टैक्स, जहां पे आपको बेनिफिशियल है, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए बस आपको एक नोट डालना है, जो 1/4/2014 के बाद हुआ है ना, 1 लाख रुपए विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज इन प्रीवियस ईयर 15-16। प्रीवियस ईयर 15-16 ही वो टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? प्रीवियस ईयर 2015-16 1 लाख रुपए टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। डन एवरीवन? तो ये है आपके साथ मैंने जो पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो करवाई है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब क्या करना है? अब आपको कैपिटल गेन के केसेस करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो बढ़ते हैं अब आगे। अभी हम लोग कैपिटल गेन के केसेस करने वाले हैं, ठीक है? तो राइट डाउन कैपिटल गेन के केसेस। कैपिटल गेन केसेस। अब यहां पे हम लोग कैपिटल गेन के केसेस करने वाले हैं, जिसके अंदर एक एक करके मैं आपको कुछ केस डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं
और वो कहता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इसमें क्या है, जब भी कभी एसेट डिस्ट्रॉय होता है बाय वे ऑफ फायर, बाय वे ऑफ एक्शन ऑफ एनिमी, ठीक है, या फिर रॉयट्स, दंगे हो जाएं, या कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, कह रहा है ऐसे रीजन से आपको अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है एसेट डिस्ट्रक्शन पे। तो रीजंस क्या है बच्चों, बताओ कि आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा क्यों दे रही है? रीजंस क्या है? पहला रीजन, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, नेचुरल क्लैमिटी, या फिर कोई रॉयट्स हो गए, या फिर फायर एक्सप्लोजन, या फिर एक्शन ऑफ एनिमी, कोई वर्ल्ड वॉर वगैरह हो गई और बम का गोला प्रॉपर्टी पे गिर गया, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया। और डिस्ट्रक्शन के केस में हमें कुछ बातों का ध्यान देना है कि ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी तो हमारी सेल कंसिडरेशन क्या होगी? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, यही हमारी सेल कंसिडरेशन होगी। भाई जो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी वही हमारी क्या बन जाएगी? सेल कंसिडरेशन। खरीदने की कॉस्ट क्या होगी? जितने में पैसे हमने लगाए थे खरीदने में, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझते हैं, सेल कंसिडरेशन समझते हैं। सर इसमें ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? ईयर ऑफ ट्रांसफर होगा ईयर इन विच डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस। तो जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुई है ना, वो हो जाएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर। और बच्चों ईयर ऑफ टैक्स क्या होगा? किस ईयर में टैक्स लगेगा? ईयर इन विच कॉम्पेंसेशन इज रिसीव। जिस ईयर में कॉम्पेंसेशन क्या होगा? रिसीव, उस ईयर में लगेगा टैक्स। तो हमें चार बातों का ध्यान देना है, सेल कंसिडरेशन का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो कि एक्चुअल कॉस्ट, ईयर ऑफ ट्रांसफर जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुई, और ईयर ऑफ टैक्स जिस ईयर में कंसिडरेशन मिला। तो जिस ईयर में वो कॉम्पेंसेशन मिला उस ईयर में लगेगा टैक्स। समझ में आया कि नहीं? अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा सर 23 जुलाई से पहले या बाद में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर 23 जुलाई के बाद होगा तो एक्चुअल कॉस्ट ही लेनी है वैसे भी, और अगर 23 जुलाई से पहले लेगा तो एक्चुअल कॉस्ट नहीं लेंगे। मतलब देखो 23 जुलाई के बाद भी लैंड बिल्डिंग में इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए तो ये बेनिफिट है ना कि इंडेक्सेशन ले सकते हो, तो ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 22A है, रमेश ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी which was purchased by him on 1/5/1999 यानी 2001 से पहले। The said properties were destroyed by fire on 3rd of April 2020 and Ramesh received a sum of rupees 65 lakh from insurance company during the year. The market value of as a property as on 1/4/2001 was 4 lakh rupees. बच्चों इसको ठीक कर लेना, इस क्वेश्चन में एक एडिटिंग मिस्टेक हो गई। ये ईयर होगा 3/4/2024, 3/4/2024, ठीक है। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, कैपिटल गेन मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे? कैपिटल गेन निकालना है, कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 22। तो 22 का ए पार्ट। तो बच्चों सेल कंसिडरेशन मैंने आपको अभी अभी बताई। अजय पहली बात 23 जुलाई से पहले है, तो वैसे भी हम लोग नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 65 लाख रुपीस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 3 लाख रुपए या 4 लाख, विच एवर इज हायर, 3 या 4 विच एवर इज हायर। तो यहां पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स। ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स क्या लोगे? ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स क्या लोगे? जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुई है, और किस ईयर में हुई है? इसी साल में हुई है ना, 24-25 में, तो 363 डिवाइडेड बाय कब खरीदी थी? डिवाइड बाय 100। इज दैट क्लियर? तो यहां पर तो सिंपल है, 4 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइड बाय 100, तो यह आया 14,52,000। तो ये आ जाएगा 65 लाख माइनस 1452 इज इक्वल टू 50 लाख
48,000। ये मेरा आ गया LTCG। इज दैट क्लियर एवरीवन? सर अगर ये बाद में होता तो क्या होता? बाद में होता तो बेटा 65 लाख माइनस 4 लाख ले लेता, खत्म, 61 लाख हो जाता अगर ये 23 जुलाई के बाद का केस होता तो। अच्छा, क्या होगा आंसर अगर एसेट डिस्ट्रॉय 3 मार्च को हुआ होता तो? 3 मार्च को हुआ होता तो 22 का बी, सेल कंसिडरेशन। टैक्स कब लगेगा बताओ? जिस ईयर में कंसिडरेशन मिला। तो कंसिडरेशन अगर मुझे 24-25 में मिला है तो 24-25 में ही टैक्स लगेगा, बट अच्छा सेम ईयर में मिला है, प्रीवियस ईयर 24-25 में मिला है, तो कंसिडरेशन हमें 24-25 में मिला है, बट एसेट डिस्ट्रॉय पहले हो गया। तो ऐसे केस में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वही करेंगे 3 लाख और 4 लाख, विच एवर इज हायर विच इज 4 लाख मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन है 23-24, तो 23-24 का इंडेक्स लेंगे, 23-24 का इंडेक्स लेंगे, और 23-24 का इंडेक्स है 348। तो मैं यहां पे 348 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डिवाइडेड बाय 100, यहां पे आ जाएगा 4 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 13,92,000। बच्चों 65 लाख रुपीज माइनस 1392 विच इज इक्वल टू 51,08,000, ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये हमारा वन ऑफ द केस हो गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये था हमारा सेक्शन 45(1)(a), सेक्शन 45(1)(a), अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। हमारा दूसरा केस क्या पॉसिबल है? कैपिटल गेन का दूसरा केस क्या पॉसिबल है? लिखो, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये आ जाएगा सेक्शन नंबर 45(2) में। कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा? बच्चों देखो सिंपल सी बात है, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, जो प्रॉपर्टी मेरे पास कोई ज्वेलरी पड़ी हुई है और मैंने उसी ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो पहले वो कैपिटल एसेट था, अब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो उसको स्टॉक बना दिया। दोस्तों ये कन्वर्जन को ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। ऐसे केस में सेल कंसिडरेशन क्या होगी? ऐसे केस में सेल कंसिडरेशन क्या होगी? कह रहे सेल कंसिडरेशन क्या होगी? जो कन्वर्जन जिस दिन पे हुई है ना, उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? खरीदने की कॉस्ट क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट, जितने का आपने एक्चुअल में खरीदा, है ना। कॉस्ट ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ, ईयर ऑफ कन्वर्जन। और बच्चों टैक्स कब लगेगा? जिस ईयर में पैसे स्टॉक बिका। भाई स्टॉक जब बिकेगा तब पैसे आएंगे, तब टैक्स देगी गवर्नमेंट, तब टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। सो ईयर इन विच कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड। तो सेल कंसिडरेशन होगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एक्चुअल कॉस्ट, ईयर ऑफ ट्रांसफर होगा ईयर ऑफ कन्वर्जन, ईयर ऑफ टैक्स होगा ईयर इन विच कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड। समझ में आया कि नहीं? बस अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाले इसके ऊपर एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर है 24, आओ देखते हैं। एक्स ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए ऑन परचेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स 4 जनवरी 2009 को। ही होल्ड द गोल्ड ऑर्नामेंट्स और एज इन्वेस्टमेंट। 12 जनवरी 2013 को ही स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ डीलिंग ज्वेलरी एंड कन्वर्ट्स हिज होल्डिंग इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मार्केट वैल्यू दी हुई है उसकी कन्वर्जन रेट पर कितनी? 8 लाख रुपए। तो यही हो जाएगी सेल कंसिडरेशन। तो बताओ इस क्वेश्चन में कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 24। तो बताओ सेल कंसिडरेशन क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन विच इज 8 लाख रुपीज। अच्छा टैक्स कब लगेगा? जब मैंने गोल्ड ऑर्नामेंट्स को बेचा, स्टॉक को बेचा, और वो मैंने बेचा प्रीवियस ईयर 24-25 में, तो प्रीवियस ईयर 24-25 में ही टैक्स लगने की बात होगी। माइनस कर देंगे इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
अगर हम देखें तो हमने ये गोल्ड 1 लाख रुपए का 4 जनवरी 2009 को खरीदा था, मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 8-9 नहीं, ईयर ऑफ ट्रांसफर इज डेट ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन कब की है? 12-13 12-13। तो 12-13 का इंडेक्स लेना है, मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय जिस ईयर में वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदे, यानी 8-9। तो 12-13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाओ। 12-13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12-13 का इंडेक्स है 200 डिवाइडेड बाय 8-9 का इंडेक्स विच इज 137। समझ में आया कि नहीं? तो जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ वो हो गया ईयर ऑफ ट्रांसफर, और जिस ईयर में एक्चुअल में स्टॉक बिका उस ईयर में लगा टैक्स। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ईयर ऑफ एक्विजिशन तो वो दी हुई थी 8-9 का, तो मैंने वो ले लिया। तो बस 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 137 विच इज इक्वल टू 1,45,985। तो मेरे पास कितना आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 8 लाख रुपए माइनस 145,985 विच इज इक्वल टू 6,54,015 रुपीज। ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम क्या होगी बच्चों? ये 8 लाख की जो ज्वेलरी है, इसको मैंने आगे 15 लाख की बेच दी, तो बिजनेस इनकम क्या होगी? 7 लाख रुपए। हाँ या ना? 7 लाख रुपए। व्हाट वुड बी द आंसर इफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर हेल्ड बाय एसएससी टिल 31 मार्च? अगर उसने बेचा ही नहीं तो यहां पे टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक टैक्स लगेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया हमारा 24th क्वेश्चन का आंसर। डन। कैपिटल गेन का हमारा अगला केस है सेक्शन नंबर 45 45.5 राइट डाउन। फोर्टी फाइव लिखते हैं। ये हो गया कन्वर्जन, सॉरी कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, एक एसेट का कंपल्सरी एक्विजिशन। जब गवर्नमेंट उस एसेट को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बड़ा ही सिंपल है। अगर आपके गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली ना प्रॉपर्टी, तो इसमें पहले समझना है ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा। ईयर ऑफ ट्रांसफर होगा जिस ईयर में कंपल्सरी एक्विजिशन हुई। ईयर ऑफ टैक्स क्या होगा? ईयर ऑफ टैक्स क्या होगा? जिस ईयर में, ईयर ऑफ इनिशियल कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड, इनिशियल कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड, जिस ईयर में हमें इनिशियल कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा उस ईयर में पूरे अमाउंट पर टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी जब कंपल्सरी एक्वायर होती है तो हमें एक शॉर्ट टर्म, एक शुरुआत में इनिशियल कॉम्पेंसेशन दे दिया जाता है, वो पूरे अमाउंट क्या हो जाएगा? पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। मिला इनिशियल है पर टैक्स पूरे पर लगेगा। अच्छा, फिर इसके बाद सेल कंसिडरेशन क्या होगी? सेल कंसिडरेशन क्या होगी? सेल कंसिडरेशन क्या होगी बताओ? अमाउंट जो एग्री हुआ है ना, अमाउंट एग्रीड, जितना भी कंपल्सरी इक्वेशन के लिए अमाउंट एग्री हुआ कॉम्पेंसेशन है ना, वो अमाउंट क्या हो जाएगा मेरा? सेल कंसिडरेशन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन आपको पता है, और ईयर ऑफ, वो तो ईयर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्वेशन ही होगी, तो इसमें कोई फर्क पड़ता है ना। कई बार क्या होता है, जब आपको एनहांस कॉम्पेंसेशन मिल जाता है,
एनहेंस्ड, अगर आपको कभी एनहेंस कॉम्पेंसेशन मिल जाए फ्यूचर में, जैसे कोर्ट में केस कर दिया आपने कि भैया कम कॉम्पेंसेशन दिया गया है, तो वो कब टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल इन ईयर इन विच सच एनहेंस कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड। तो जिस ईयर में वो एनहेंस कॉम्पेंसेशन मिलेगा उस ईयर में वो अमाउंट क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा टैक्सेबल। नो डिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें नहीं होगी। ओनली अमाउंट स्पेंड ऑन लिटिगेशन कैन बी क्लेम्ड एज रिडक्शन। जो आपने लिटिगेशन पे खर्चा किया है उस अमाउंट की आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगी, बाकी किसी अमाउंट की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। समझ में आया कि नहीं? एनहांस कॉम्पेंसेशन सेक्शन नंबर कौन सा है ये? 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। इज दैट क्लियर? आओ इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ट्राई। एक्स ने प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए की खरीदी। ये आसान है क्वेश्चन, मैं 31वां क्वेश्चन करा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एक्स ऑन 17 अक्टूबर 2006। दिस प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड ऑन 10 अप्रैल 1996 फॉर 96,000। अच्छा ठीक है, इंप्रूवमेंट कॉस्ट आपको दिया 2001 से पहले, इग्नोर करना होता है, पता है आपको। फेयर मार्केट वैल्यू 2001 का वक्त दी हुई 320। गवर्नमेंट ने आपको 1567 दिया, जिसमें से इनिशियल कॉम्पेंसेशन आपको इस डेट पर मिल गया। तो बताओ टैक्स कब लगेगा? जिस साल में इनिशियल कॉम्पेंसेशन मिला। यही तो बात हुई थी, है ना? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बताओ? क्वेश्चन नंबर है 31। तो सेल, पहले तो बताओ प्रीवियस ईयर, किस ईयर में टैक्स लगेगा? जिस ईयर में इनिशियल कॉम्पेंसेशन मिल गया। प्रीवियस ईयर 1920 पे ही टैक्स लग जाएगा। और सेल कंसिडरेशन क्या होगी? पूरा 15,67,000 माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जितने की प्रॉपर्टी आपने खरीदी तो 96 की है, बट फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे 96 और 320 विच एवर इज हायर। तो 320 मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स। ईयर ऑफ ट्रांसफर इज जिस ईयर में कंपल्सरी इक्वेशन हुई 6-7 का इंडेक्स 2006-7 122 डिवाइडेड बाय 100। 122 डिवाइडेड बाय 100। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा 3,20,000 इंटू 122 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 3,90,400। तो यह आया 15,67,000 माइनस 3,90,400 विच इज 11,76,600। सर अगर इसमें भी 23 जुलाई के बाद का केस होता तो ट्रांसफर 23 जुलाई के बाद होता। अगर ट्रांसफर 23 जुलाई के बाद होता तो ऐसे केस में हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्वेशन यहां पर 320 ले लेते हैं, खत्म, बस कैपिटल गेन बाकी, है ना? डन। अच्छा इसमें इनिशियल कॉम्पेंसेशन, एनहांस कॉम्पेंसेशन का भी है। हाँ, कोर्ट में केस किया, एनहांस कॉम्पेंसेशन आ गया। कब मिला हुआ एनहांस कॉम्पेंसेशन? 2024 में। जिस ईयर में मिला उस ईयर में ये पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो एनहांस कॉम्पेंसेशन जो मिला है, कितना मिला है? ₹2,83,000। ये एक तो LTCG हो गया ना, shall be taxable in previous year 2024-25 as LTCG। डन एवरीवन? बस ये आपको केस करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब कुछ और केसेस भी हैं, कुछ और बातें भी हैं, बट बाकी हम लोग अगली क्लास के अंदर करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, अगली क्लास के अंदर मैं आपके साथ और कुछ टॉपिक खत्म कराऊंगा, एग्जाम्शंस भी हम कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।